हेलो नमस्कार, मैं हूं मानव और आप सुन रहे हैं मानव जी। पंचतंत्र की कहानी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और आज है कहानी दंती और गौरव। गौरव दंती और गौरव की कहानी सुनिए, ये काफ़ी अच्छा है और ये काफ़ी मोटिवेट और निर्णय किस तरह से लेते हैं इसमें बहुत अच्छे तरह से बताया गया है। जी हाँ, कहानी शुरू कर। वर्तमान नामक नगर में दंती नाम का एक आभूषणों का स्वामी रहता था। दंती ने अपने व्यवहार कुशलता से न केवल नगरवासियों को मन जीत लिया था, अपितु वहाँ के राजा को भी पसंद कर रखा था। नगर में उसके सम्मान कोई चतुर व्यक्ति नहीं था। वैसे तो कहावत यही है कि जो व्यक्ति राजा का हित करता है वह समाज की दृष्टि में हीन होता है, और जो समाज की हितैषी होता है वह राजा उसे द्वेष करता है। परंतु दंती इसका अपवाद था। इस प्रकार समय बीत रहा था कि दंती की कन्या का विवाह निश्चित हो गया। उस अवसर पर सेठ ने सारी प्रजा और राज कर्मचारियों को आमंत्रण कर उनका आदर सत्कार किया। उस विवाह में राजा और रानी के साथ साथ राजभवन के कर्मचारी भी आए थे। उनमें राजभवन में झाड़ू देने वाला गौरव भी था। उस अवसर पर गौरव किसी ऐसे ऊंच स्थान पर बैठ गया जो उसके लिए नहीं था। नगर सेठ ने यह देखा तो उसे अपमानित कर वहां से निकाल दिया। गौरव के लिए यह अपमान असहनीय हो गया। उसने मन ही मन निश्चित कर लिया कि वह सेठ से इस अपमान का बदला अवश्य चुकाएगा और उसे राजा की नज़रों में गिराकर ही दम लेगा। एक दिन प्रभात के समय राजा के शयन कक्ष में, यानी कि सोने के स्थान में, सोने के कक्ष में झाड़ू लगाते समय गौरव यूं बड़बड़ाने लगा जैसे वह स्वयं से ही बातें कर रहा हो। देखो, दंतिका कितना भ्रष्ट हो गया है कि अब महारानी तक का आलिंगन करने लगा है। राजा ने जब यह सुना तो हड़बड़ाकर उठ गया। उसने गौरव से पूछा, गौरव, क्या सचमुच दंती ने महारानी का आलिंगन किया था? गौरव बोला, महाराज, मैं रात भर जुआ खेलता रहता था, इस कारण अब मुझे बड़ी नींद आ रही है। उस नींद के झोंके में मैं क्या कुछ बड़बड़ा गया, मुझे स्वयं इसकी याद नहीं है। राजा विचार करने लगा कि गौरव की तरह दंती भी महल में निर्बाध रूप से आता जाता रहता है। हो सकता है गौरव ने कभी महारानी को दंती के साथ आलिंगबद्ध होते देख लिया हो, अन्यथा उसके मुंह से ऐसी बात क्यों निकलती। वह सोचने लगा कि स्त्री के विषय में तो संदेह की कोई बात ही नहीं। वे एक ही समय में एक व्यक्ति से बातचीत करती है तो उसी समय उसके मन में दूसरा व्यक्ति समाया हुआ होता है। स्त्रियों के हृदय का भाव जानना बहुत कठिन है। इस प्रकार राजा के मन में स्त्रियों के विषय में अनेक प्रकार के भाव उठने लगे, जिसका परिणाम यह निकला कि राजा ने दंती की महल में आना जाना निषेध कर दिया। राजा के इस व्यवहार से दंती को बड़ी चिंता हुई। वह विचार करने लगा तो उसने पाया कि कौवे में पवित्रता, जुआरियों में सतता, सर्प में क्षमता, स्त्रियों में काम शक्ति, कातर में धैर्य, नशेबाज में विवेक और राजा में मैत्री भाव किसने देखा या सुना है। इस प्रकार राजा के मन में स्त्रियों के विषय में अनेक प्रकार के भाव उठने लगे, जिसका परिणाम यह निकला कि राजा ने दंती का महल में आना जाना निषेध कर दिया। राजा के इस व्यवहार से दंती को बड़ी चिंता हुई। वह विचार करने लगा तो उसने पाया कि कौवे में पवित्रता, जुआरिये में सतता, सर्प में क्षमा, स्त्रियों में काम शांति, कातर में धैर्य, नशेबाज में विवेक और राजा में मैत्री भाव किसने देखा या सुना है। मैंने इसके अथवा इसके लिए प्रिय का कभी कोई अनिष्ट तो किया नहीं, फिर भी यह राजा मुझ पर अपसंद क्यों हुआ। दंती राजा को पसंद करने के उद्देश्य से एक बार राजभवन की ओर गया तो द्वारपाल ने उसे रोक दिया। गौरव ने जब यह देखा तो उसने कहा, भाई ध्यान रखना, यह सेठ तो राजा का विशेष कृपा पात्र है, कहीं इसे नाराज करके तुम भी मेरे तरह ही धक्के मारकर न निकाल दिए जाओ। दंती ने सुना तो उसका माथा ठनका।
उसे विश्वास हो गया कि राजा को गौरव ने ही भड़काया है। वह सोचने लगा कि राजा की सेवा में नियुक्ति व्यक्ति चाहे कितना ही कुलहीन हो, मूर्ख हो और राजा द्वारा असम्मानित क्यों न हो, लोक में उसका आदर होता है। उसे गौरव का अपने द्वारा किया गया अपमान याद हो गया। दंती राजभवन के द्वार से वापस आ गया। रात को उसने गौरव को आदरपूर्वक अपने घर बुलवाया और उसका खूब स्वागत सत्कार किया। विदा करते समय उससे अपने पीछे व्यवहार की क्षमा मांगी तो गौरव बोला, आप चिंता न कीजिए सेठ, राजा किस प्रकार आपको अनुग्रहित करता है यह आप अब मेरी बुद्धि के चमत्कार से देखेंगे। किसी ने ठीक ही कहा कि तराजू की डंडी की भांति ही क्रूर व्यक्तियों का स्वागत होता है। मानव, किसी ने ठीक ही कहा है कि तराजू की डंडी की भांति ही क्रूर व्यक्तियों का स्वागत होता है। वह तनिक से भार से कभी ऊपर हो जाता है तो कभी नीचे। इस प्रकार दूसरे दिन जब गौरव प्रातःकाल के समय राजा के सोने वाला कक्ष में सफाई करने गया तो पहले की भांति ही बड़बड़ाने लगा, हमारे राजा भी बड़े विचित्र हैं, मल त्याग करते वक्त भी ककड़ी खाते रहते हैं। राजा ने सुना तो वह गुस्से से बोला, गौरव यह क्या बकवास कर रहा है, तुमने कभी मुझको ऐसा करते देखा था? गौरव ने फिर उसी प्रकार कह दिया कि वह रात भर जुआ खेलता जागता रहता है, इसीलिए नींद में वह क्या कुछ बड़बड़ा गया उसे कुछ मालूम नहीं। तब राजा ने विचार किया कि उसने कभी ऐसा कृत्य नहीं किया, फिर भी इस मूर्ख ने इस प्रकार तब राजा ने विचार किया कि उसने कभी ऐसा कृत्य नहीं किया, फिर भी इस मूर्ख ने इस प्रकार की बात मुख से निकाली। तब निश्चय ही दंती के बारे में भी इसने इसी प्रकार कहा होगा। यह विचार रहते ही उसको पछतावा होने लगा। उसने दंती को सम्मानपूर्वक राजभवन में बुलवाया और उसका खूब स्वागत सत्कार किया। दंती का राजभवन में पुनः आगमन होने लगा। यह कथा सुनकर दमकर ने सजीवन से कहा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि गर्व के कारण जो छोटे बड़े सभी राजसेवकों का सत्कार नहीं करता, उसे दंती की तरह पदच्युत होकर अपमान सहन करना पड़ता है। सजीवन बोला, मित्र तुम ठीक कहते हो, मैं तुम्हारे कथा अनुसार ही कार्य करूँगा। तदंतर दमकन सजीवन को लेकर पिंगला के समक्ष उपस्थित हुआ और उसे प्रणाम करके कहने लगा, महाराज सजीवा आपकी सेवक में उपस्थित है, अब आप जो उसे उचित समझे कीजिए। सजीवन ने भी पिंगला को प्रणाम किया और उसके सम्मुख खड़ा हो गया। पिंगला ने उसे अपने समीप बैठाते हुए कहा, कहिए मित्र, आप कुशल से तो हैं, आप कहाँ से पधारे हैं? पिंगला ने आश्वासन पाकर सजीवन ने अपनी यथोपात कथा उसको सुनाया दिया। पिंगला ने उसकी कथा सुनकर उसे आश्वस्त कर दिया। फिर अपना राजकाज दमकन और कटक के जिम्मे सौंपकर स्वयं सजीवन के साथ रहकर मौज मस्ती करने लगा। इसका परिणाम यह निकला कि सिंह शिकार करने में लापरवाही बरतने लगा। वह अपनी आवश्यकता भर के लिए शिकार करता, उस पर आश्रित मांस भोगी प्रणाली भूखे रहने लगे, जो उनके लिए एक चिंता का विषय बन गया। कहते हैं कि जो राजा अपने सेवकों को वेतन देने में कभी देर नहीं करता, उसके सेवक डांटने फटकारे पर भी कभी उसको छोड़ नहीं जाते। किंतु पिंगला तो इसके विपरीत आचरण कर रहा था। अतः भूख से पीड़ित दमकन और कटक ने परस्पर विचार विमर्श किया। वे सोचने लगे कि जब भगवान शंकर के गले में लिपटा सर्प गणेश जी के वाहन चूहे को खा सकता है, और जब सर्प मारकर खाने वाला मोर को पार्वती का वाहन सिंह खाने की इच्छा करता है, तो फिर वे ही यह हिंसा का नाटक क्यों नहीं कर रहे हैं? दमकन कहने लगा, भाई कटक, राजा की दृष्टि में हम तो कुछ रहे ही नहीं, उसके लिए अब बस सजीवक ही हैं। भोजन न मिलने के कारण शेष सेवक तो राजा का साथ छोड़ ही चुके हैं। मैं समझता हूँ हमें राजा को समझाना चाहिए। इस समय का यही हमारा कर्तव्य है।
कटक ने उसकी बात पर सहमत होते हुए कहा, इस हरी घास चरने वाले बैल को तुम ही राजा के पास लाए हो, अब तुम ही इस समस्या को सुलझाओगे। ठीक कहते हैं भाई, ठीक कहते हो भाई, दमकन बोला। यही मेरा ही दोष है। हमारी स्थिति तो अब वैसा ही हो गया है जैसे मेड़ों में युद्धों में श्रृंगार की, दूसरों को काम करने में दूती की, आषाढ़ मूर्ति की जो हालत हुई है, लगता है वैसी ही हालत इस वक्त हमारी है। दूती और आषाढ़ मूर्ति के साथ क्या हुआ मित्र? कटक ने पूछा। दमकन बोला, सुनाता हूँ, सुनो। सुनने के लिए अगला ऑडियो सुनिए। नमस्कार, मैं हूँ मानव और आप सुन रहे थे मानव।